नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियाँ चैनल पर आप सभी श्रोताओं का फिर से अभिनंदन करती हूँ और हमेशा की तरह आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। रज्जब कसाई शाम के समय अपना रोजगार खत्म करके अपने गांव ललितपुर लौट रहा था। साथ में उसकी पत्नी भी थी और गांठ में कोई 200-300 की बड़ी रकम भी छुपा रखी थी। उसकी पत्नी भी नाक कानों में चांदी की बालियां और पैरों में पाजेब पहने हुए थी। जाड़े के दिन थे। जंगल का रास्ता बड़ा ही बीहड़ और सुनसान था। ऊपर से चोर लुटेरों का भी पूरा डर था। ललितपुर गांव यहाँ से अभी काफी दूर था और रास्ते में रज्जब की पत्नी को तेज बुखार चढ़ आया था। रकम तो पास में थी, परंतु बैलगाड़ी किराए पर करने में खर्च भी तो ज्यादा ही पड़ जाता। इसलिए रज्जब ने उस रात आराम कर लेना ही ठीक समझा, परंतु अब वह ठहरेगा कहाँ, यह सवाल उसे परेशान किए जाता था। जात का कसाई है, यह जानकर तो ठाकुरों के गांव में उसे कोई आसरा भी ना देगा और जात छुपाने से काम ना चलेगा, क्योंकि आसपास के गांवों से वह अक्सर ढोर खरीद कर ले जाया करता है। इसलिए गांव का कोई ना कोई व्यक्ति तो उसे पहचान ही लेगा। रज्जब के ललितपुर गांव से पहले एक मंडपुरा गांव पड़ता था। रज्जब ने उसी गांव में रात काटने का विचार बनाया। मंडपुरा गांव में पहुंचकर उसने अपने व्यवहारियों से रात भर के बसेरे के लायक 2 हाथ की जगह की याचना की, पर भरे गांव में रज्जब कसाई को अपने घर में पनाह देना किसी ने भी मंजूर ना किया। उन लोगों ने तो अपने ढोर भी रज्जब को लुके छिपे ही बेचे थे। अगर कोई उसे अपने घर में ठहराता तो तुरंत ही तरह तरह की खबरें सारे गांव में फैल जाती। इसलिए सभी ने रज्जब कसाई को अपने घर में ठहराने से इनकार कर दिया। उसी गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। थोड़ी सी जमीन थी जिसको गांव के गरीब किसान जोते हुए थे। ठाकुर साहब का हल बैल कुछ भी ना था, लेकिन ठाकुर साहब अपने किसानों से 2-3 साल का पेश की लगान वसूल कर लेते थे। इसमें ठाकुर साहब को किसी विशेष बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। छोटा सा मकान था, परंतु फिर भी सभी गांव वाले ठाकुर साहब को डर के मारे राजा कहकर बुलाते थे। शामत का मारा रज्जब कसाई इसी ठाकुर के दरवाजे पर अपनी ज्वरग्रस्त पत्नी को लेकर पहुंचा। उस समय ठाकुर साहब पौर में बैठा हुक्का पी रहा था। रज्जब ने बाहर से ही सलाम करके कहा, दाऊजू, एक विनती है आपसे। ठाकुर ने रत्ती भर भी इधर उधर हिले डुले बिना पूछा, क्या बात है, कह दे। रज्जब ने कहा, हजूर, मैं दूर से आ रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। मेरी औरत को जोर का बुखार आ गया है। ऐसे जाड़े में बाहर रहने से ना जाने इसकी क्या हालत हो जाएगी। अगर रात भर के लिए कहीं 2 हाथ जगह दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कौन बिरादरी से हो? ठाकुर ने प्रश्न किया। जात का तो कसाई हूँ सरकार, रज्जब ने सीधा उत्तर दिया, परंतु उसके चेहरे पर बहुत गिड़गिड़ाहट थी। ठाकुर की बड़ी बड़ी आंखों में कठोरता छा गई। वह तीखे स्वर में बोला, तू जानता भी है यह किसका घर है? यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे की तूने? रज्जब ने आशा भरे स्वर में कहा, यह राजा का घर है साहिब, इसलिए राजा की शरण में आया हूँ। अपनी तारीफ सुनते ही ठाकुर की आंखों की कठोरता तुरंत ही गायब हो गई। अब वह जरा नरम स्वर में बोला, गांव भर में किसी ने तुमको बसेरा नहीं दिया है क्या? नहीं महाराज, रज्जब ने बड़ी निराशा से उत्तर दिया। मैंने बहुत कोशिश की, परंतु मेरे खोटे पेशे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ।
इतना कहकर वह दरवाजे के बाहर ही एक कोने से चिपकर बैठ गया और उसके पीछे उसकी पत्नी कराहती कांपती हुई गठरी सी बनकर सिमट गई। ठाकुर ने कहा, तुम अपनी चिलम लिए हो? हाँ सरकार, रज्जब ने उत्तर दिया। ठाकुर बोला, तब भीतर आ जाओ और तमाकू अपनी चिलम से पी लो। अपनी औरत को भी भीतर कर लो, हमारी पौर के एक कोने में पड़े रहना दोनों। जब वे दोनों भीतर आ गए तो ठाकुर ने पूछा, तुम कब यहाँ से उठकर चले जाओगे? जवाब मिला, तड़के अंधेरे में ही महाराज। हम लोग खाने के लिए अपनी रोटियां भी बांधे हैं, इसलिए पकाने की जरूरत ना पड़ेगी। तुम्हारा नाम क्या है? उत्तर मिला, रज्जब। मेरा नाम रज्जब कसाई है राजा साहब। थोड़ी देर बाद ठाकुर ने रज्जब से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? रज्जब ने स्थान का नाम बतलाया। अच्छा, तुम वहाँ किस लिए गए थे? अपने रोजगार के लिए गया था हजूर। काम तो तुम्हारा बहुत बुरा है रज्जब। क्या करूं सरकार, पेट के लिए करना ही पड़ता है। परमात्मा ने जिसके लिए जो रोजगार नियत किया है वही उसको करना पड़ता है। क्या नफा हुआ? प्रश्न करने में ठाकुर को जरा सा संकोच हुआ और इस प्रश्न का उत्तर देने में रज्जब को उससे भी बढ़कर। रज्जब ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं महाराज, बस यूं ही पेट गुजारे के लायक थोड़ा बहुत कुछ मिल गया है। इसके बाद ठाकुर ने उससे और कुछ ना पूछा। एक क्षण बाद रज्जब ने कहा, भोर में बखत ही उठकर चला जाऊंगा साहब। ना जाने तब तक घर वाली की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद दिन भर के थके हुए पति पत्नी गहरी नींद में सो गए। काफी रात गए कुछ लोगों ने बंधे से इशारे से ठाकुर को बाहर बुलाया। एक फटी सी रजाई ओढ़े ठाकुर बाहर निकल आया। आगंतुकों में से एक ने धीरे से कहा, दाऊजू, आज तो कतई खाली हाथ लौटे हैं। कल संध्या का सगुन बैठा है। ठाकुर ने कहा, आज जरूरत थी, खैर कल देखा जाएगा। क्या कोई उपाय किया था? हाँ, आगंतुक बोला। एक कसाई रुपए की मोट बांधे इसी ओर आया था, परंतु हम लोग जरा देर में पहुँचे। इतने में वह खिसक गया। अब कल देखेंगे जरा जल्दी करके। ठाकुर ने घृणा सूचक स्वर में कहा, कसाई का पैसा न छोड़ेंगे। पर क्यों सरकार? कसाई की बुरी कमाई है, पर उसके रुपयों पर कसाई थोड़े ही लिखा है, परंतु उसके व्यवसाय से वह रुपया दूषित हो गया है। रुपया तो दूसरों का ही है, कसाई के हाथ में आने से क्या रुपया भी कसाई हो गया? कुछ भी हो, मेरा मन नहीं मानता। वह रुपया अशुद्ध है, हम अपनी तलवार से उसको शुद्ध कर लेंगे हजूर। ठाकुर ने अपने साथियों से ज्यादा बहस नहीं की और उनको समझा बुझाकर बाहर का बाहर ही टाल दिया। भीतर आकर देखा तो कसाई सोया पड़ा था और उसकी पत्नी भी। ठाकुर ने भी अपनी चारपाई पकड़ी और वह भी सो गया। सवेरा हो गया, परंतु रज्जब भोर में उठकर वहां से जा ना सका। उसकी पत्नी का बुखार तो हल्का हो गया था, परंतु उसके सारे शरीर में भयंकर पीड़ा थी और वह एक कदम भी चल नहीं सकती थी। ठाकुर उसे वहीं ठहरा हुआ देखकर कुपित हो गया और गुस्से में रज्जब से बोला, मैंने खूब मेहमान इकट्ठे किए हैं, गांव भर के लोग इधर से गुजरेंगे और तुम लोगों को मेरी पौर में टिका हुआ देखकर तरह तरह की बकवास करेंगे। तुम अभी के अभी यहाँ से बाहर जाओ। रज्जब ने बहुत विनती की, परंतु ठाकुर न माना। यद्यपि सारा गांव ठाकुर के दबदबे को मानता था, परंतु लोकमत का दबदबा तो उसके भी मन पर था। इसलिए रज्जब अपनी पत्नी को लेकर उसी गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे जा बैठा।
और हिंदू समाज की मान्यताओं को मन ही मन कोसने लगा। उसे आशा थी कि पहर आध पहर में उसकी पत्नी की तबीयत इतनी स्वस्थ हो जाएगी कि वह पैदल यात्रा कर सकेगी, परंतु ऐसा हो ना सका। तब उसने एक बैलगाड़ी किराए पर कर लेने का निर्णय किया। बड़ी मुश्किल से उस गांव का एक चमार काफी किराया लेकर ललितपुर गाड़ी ले जाने के लिए राजी हुआ। बातचीत करते करते दोपहरी हो गई। उसकी पत्नी को फिर से जोर का बुखार चढ़ आया। वह जाड़े के मारे थर थर कांप रही थी, इसलिए रज्जब की हिम्मत उसी समय ले जाने की ना पड़ी। गाड़ी में अधिक हवा लगने के भय से रज्जब ने उस समय तक के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया, जब तक कि उस बेचारी की कम से कम कंपी बंद न हो जाए। तकरीबन घंटे डेढ़ घंटे बाद उसकी कंपी तो बंद हो गई, परंतु बुखार बहुत तेज हो गया था। रज्जब ने अपनी पत्नी को गाड़ी में डाल दिया और गाड़ीवान से जल्दी चलने को कहा। गाड़ीवान बोला, दिन भर तो यहीं लगा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हो। रज्जब ने मिठास के स्वर में उससे फिर जल्दी करने के लिए कहा, तो वह बोला, इतने किराए में काम नहीं चलेगा, अपना रुपया वापस लो, मैं तो अपने घर को जाता हूँ। रज्जब ने गुस्से से दांत पीसे, कुछ देर चुप रहा, फिर सचेत होकर कहने लगा, भाई, आफत सबके ऊपर आती है और मनुष्य ही मनुष्य को सहारा देता है, कोई जानवर तो देते नहीं। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, मैं भी गरीब आदमी हूँ, कुछ दया के साथ काम लो। कसाई को दया पर व्याख्यान देते सुनकर गाड़ीवान को हंसी आ गई। उसको टस से मस ना होता देखकर रज्जब ने उसे और पैसे दिए। तब जाकर उसने गाड़ी हाकी। 5-6 मील चलने के बाद सांझ हो गई और आसपास में दूसरा कोई गांव भी ना था। रज्जब की गाड़ी धीरे धीरे चली जा रही थी। उसकी पत्नी बुखार में बेहोश सी पड़ी थी। रज्जब ने अपनी कमर टटोली, रकम सुरक्षित बंधी पड़ी थी। रज्जब को याद आया कि पत्नी के बुखार के कारण आंटी का कुछ बोझ कम कर देना पड़ा था। इसका कारण गाड़ीवान का वह हठ ही था, जिसकी वजह से उसको कुछ पैसे व्यर्थ ही दे देने पड़े थे। इस बात का उसको गाड़ीवान पर क्रोध था, परंतु उसको प्रकट करने की उस समय उसके मन में इच्छा ना थी। बातचीत करके रास्ता काटने की इच्छा से उसने गाड़ीवान से वार्तालाप आरंभ किया। गांव तो यहाँ से दूर ही मिलेगा, वहीं चलकर ठहरेंगे। गाड़ीवान ने पूछा, अच्छा, किसके यहाँ ठहरेंगे? रज्जब ने कहा, किसी के यहाँ भी नहीं, पेड़ के नीचे ठहरेंगे और कल सवेरे ललितपुर चलेंगे। कल को फिर पैसा मांग उठना। कैसे मांग उठूंगा भाई, किराया तो पहले ही ले चुका हूँ, अब फिर कैसे मांगूंगा? जैसे आज गांव में हट करके मांगा था। बेटा, ललितपुर होता तो बतला देता। क्या बतला देते? क्या सेंत मेंत ही गाड़ी में बैठना चाहते थे? क्यों बे, क्या रुपए देकर भी सेंत मेंत का बैठना कहाता है? जानता है मेरा नाम रज्जब है, अगर बीच में गड़बड़ करेगा तो नालायक को छुरे से काटकर यहीं कहीं फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर ललितपुर चल दूंगा। रज्जब अपने क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहता था, परंतु शायद अकारण ही वह भली भांति प्रकट हो गया था। गाड़ीवान ने इधर उधर देखा, अंधेरा हो गया था, चारों ओर सुनसान इलाका था, आसपास बड़ी बड़ी झाड़ियां खड़ी थी। ऐसा जान पड़ता था जैसे कहीं से कोई अब निकला और तब निकला। रज्जब की बात सुनकर तो उसकी हड्डियां वैसे ही कांप गई थी। ऐसा जान पड़ा मानो पसलियों को उसकी ठंडी छुरी छू रही हो। गाड़ीवान चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। उसने सोचा, गांव के आते ही गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो जाऊंगा
और हल्ला गुल्ला करके गांव वालों की मदद लेकर इस रज्जब से अपना पीछा छुड़ाऊंगा। रुपए पैसे भले ही वापस करने पड़ जाएं, परंतु अब इससे आगे ना जाऊंगा। यह तो कसाई है, कहीं सचमुच रास्ते में ही मार डाले। गाड़ी थोड़ी दूर और चली होगी कि बैल ठिठक कर खड़े हो गए। गाड़ी में बैठे रज्जब का मुंह पीछे की तरफ था, इसलिए जरा कड़क कर गाड़ीवान से बोला, क्यों बे बदमाश, सो गया क्या? गाड़ीवान तो चुप रहा, पर सामने रास्ते पर खड़ी हुई एक टुकड़ी में से किसी ने अपने कठोर कंठ से कहा, खबरदार, जो आगे बढ़ा तो। रज्जब ने सामने देखा कि 4-5 आदमी हाथों में बड़े बड़े लठ लेकर ना जाने कहां से निकल आए हैं। उनमें से तुरंत ही एक ने बैलों की जुआरी पर एक लठ पटका और 2 दाएं बाएं आकर रज्जब पर आक्रमण करने को तैयार हो गए। गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे जा खड़ा हुआ और बोला, मालिक, मैं तो गाड़ीवान हूँ, मुझसे कोई सरोकार नहीं। यह कौन है? उनमें से एक ने गरज कर पूछा। डर के मारे गाड़ीवान की घिघी बंध गई, वह कोई उत्तर ना दे सका। रज्जब ने कमर की गांठ को एक हाथ से संभालते हुए बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ भाई, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए। उन लोगों में से एक ने रज्जब के सिर पर लाठी उबारी। गाड़ीवान चुपके से खिसकना चाहता था, परंतु उसी पल दूसरे ने उसको पकड़ लिया। अब उसका मुंह खुला, बोला, महाराज, मुझको छोड़ दो, मैं तो किराए से गाड़ी लिए जा रहा हूँ। गांठ में खाने के लिए 3-4 आने पैसे ही हैं। और यह कौन है बतला? उन लोगों में से एक ने पूछा। गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई है जनाब। उस आदमी ने रज्जब के सिर पर जो लाठी उबारी थी वह वहीं रह गई। लाठी वाले के मुंह से निकला, तुम कसाई हो, सच बताओ। हाँ महाराज, रज्जब ने सहसा उत्तर दिया, मैं बहुत गरीब हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझको मत सताओ, मेरी औरत बहुत बीमार है। इतने में रज्जब की पत्नी जोर से कराही। लाठी वाले उस आदमी ने अपने एक साथी से कान में कहा, इसका नाम रज्जब है, इसे छोड़ दो और चलो यहाँ से। पर वह आदमी ना माना और अपने सरदार से बोला, इसका खोपड़ा चकनाचूर करो दाऊजू। यदि वैसे न माने तो असाई कसाई हम कुछ नहीं मानते। सरदार ने कहा, इसे छोड़ना ही पड़ेगा, हम लोग ना तो इस पर हाथ ही पसारेंगे और ना ही इसका पैसा छुएंगे। दूसरा साथी बोला, क्या इसके कसाई होने के डर से दाऊजू आज तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं? इसे तो मैं अभी देखता हूँ। इतना कहकर उस लठैत ने अपनी लाठी का एक सिरा रज्जब की छाती में अड़ा दिया और सारा रुपया पैसा तुरंत निकाल कर देने का हुक्म दिया। नीचे खड़े हुए लुटेरों के सरदार ने जरा तेज स्वर में कहा, नीचे उतर आओ, उससे कुछ मत कहो, उसकी औरत बीमार है। औरत बीमार है तो पड़ी रहे, मेरी बला से। गाड़ी में चढ़े हुए लठैत ने उत्तर दिया, मैं कसाईयों की दवा हूँ। और उसने रज्जब को फिर धमकी दी। नीचे खड़े हुए सरदार ने अपने साथी से कहा, खबरदार, जो उसे छुआ तो नीचे उतरो, नहीं तो अभी तुम्हारा ही सिर चकनाचूर किए देता हूँ। आज वह मेरी शरण आया था और अपने शरणागत की रक्षा करना ठाकुरों का धर्म है। सरदार का हुक्म मिलने पर वह लठैत झकसी मारकर नीचे उतर आया। इसके बाद सरदार ने अपने सभी साथियों को हुक्म दिया, सब लोग अपने अपने घरों को जाओ, यहाँ राहगीरों को घेर कर तंग मत करो। और फिर गाड़ीवान से बोला, जा रे,
हाँक ले जा गाड़ी और इसे इसके ठिकाने तक पहुंचा कर आना, तब लौटना, नहीं तो अपनी खैर मत समझियो। और तुम दोनों में से किसी ने भी कभी इस बात की चर्चा कहीं पर भी की तो भूसी की आग में जलाकर खाक कर दूंगा, इतना याद रखना। गाड़ीवान गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। उन लोगों में से जिस आदमी ने गाड़ी पर चढ़कर रज्जब के सिर पर लाठी तानी थी, उसने गुस्साए से स्वर में कहा, दाऊजू आगे से कभी आपके साथ न आऊंगा। दाऊजू ने कहा, ना आना, मैं ठाकुर हूँ, अकेले ही बहुत कुछ कर गुजरता हूँ, परंतु शरणागत के साथ कभी विश्वासघात नहीं करता। इस बात को गांठ बांध लेना। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।